हेलो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है। तो हम वर्गवार विश्लेषण जानेंगे कि किसको कितना नुकसान होगा, सामान्य वर्ग को कितना नुकसान होगा, आरक्षित वर्ग को कितना फायदा होगा, बॉर्डर लाइन वालों के लिए कितनी खुशखबरी है, क्या होगा उनका और कितने गुणांक पर नौकरी पक्की है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो दोस्तों मैंने पहले भी पोस्ट की थी पर गलती से डिलीट हो गई, तो पुनः इस वीडियो को लेकर मैं आपके साथ आ चुका हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरी जानकारी देंगे वर्गवार विश्लेषण क्या होगा तथ्यों के आधार पर। हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सबसे बड़ी बात आ रही है कि सरकार संशोधित मेरिट जारी करने वाली है, एक सूची जारी करने वाली है जो नई चयन सूची होगी। जो कि आपको पता होगा कि पहली सूची तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आज हम बात करेंगे कि वर्गवार किस सीट पर कितने अभ्यर्थी या कितने वर्ग को कितना फ़ायदा होगा। आज हम वर्ग को लेकर के ये आए हैं कि कितने वर्ग को कितनी फ़ायदे होंगे और बॉर्डर लाइन वालों का क्या होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सरकार एक संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने वाली, जिसमें गुणांक और वर्ग दोनों लिखा रहेगा। चूँकि पहली वाली में गुणांक तो बाद में आया, लेकिन वर्ग की जो स्पष्टीकरण होता है, जो वर्ग लिखा होता है, वो नहीं लिखा गया था। जिसके कारण हाई कोर्ट ने कहा कि चयन सूची हम इस पर कैसे बात कर लें, आप नई चयन सूची बनाइए और हाँ, एमआरसी वालों को केवल नोटिफाई करने के लिए बस उनकी कैटेगरी में रखिए, परमानेंट नहीं। तो क्या अब वर्ग पे सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो दोस्तों 52,614 क्रमांक तक सामान्य के अभ्यर्थी तो चयनित हुए हैं, जबकि सीटें तो 34,589 है। ऐसे में 6,355 सामान्य अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 34,589 के बाद और 52,614 के बीच में है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सरकार की तरफ से गलती है और इसको सरकार ने कोर्ट में माना भी है कि ये उनसे गलती हुई है। अब 52,614 तक की जो गुणांक है वो 67.11 है। अब जिनके पास क्षैतिज आरक्षण नहीं है उनको तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। क्षैतिज आरक्षण दोस्तों दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर को मिलता है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ये कोटा नहीं होगा, 34,589 के बाद क्रमांक है, उनको तो बाहर जाना तय है। लेकिन ये क्या हमेशा के लिए बाहर होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और कैसे ये सूची में परिवर्तन होगा और क्यों ये गड़बड़ी हुई थी। तो ये गड़बड़ी दोस्तों एमआरसी के कारण हुई थी 6,000 सीटों पर। अब 69.25 तक 34,589 वाले तो बच्चे हैं, लेकिन एक नंबर बढ़ने से कुछ शिक्षा मित्र भी आएंगे। दिव्यांगों का आरक्षण जहां पहले 3% था अब 4% होगा, तो कुछ और चयनित बाहर होंगे। ऐसे में 33,000 क्रमांक तक तो चयनित सेफ हैं, जिनका गुणांक 69.47 69.47 अगर आपका गुणांक है तो निश्चिंत रहिए, आप जो भी नई संशोधित मेरिट लिस्ट आ रही है आप उसमें रहेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। कोई भी आप यूट्यूब की आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि ऐसा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये लिस्ट इसके ऊपर बदल जाए, कोई भी चांस नहीं है दोस्तों। अब क्या जो जनरल से यूआर सीट से 6355 सामान्य के अभ्यर्थी और 1500 और जो कि शिक्षा मित्र और दिव्यांग के कारण बाहर होंगे, तो क्या ये बाहर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। मूल सूची में ही जो पहली सूची थी उसमें 6,996 पद तो खाली थे, अब इसमें और भी खाली होंगे। तो अगर 7,000 पे ही मान लें, हालांकि इससे ज़्यादा हो सकती है वो संख्या, अगर 7,000 भी मान लें तो 3,500 तो यूआर को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों ये 3,500 वो अभ्यर्थी होंगे जो ये तो पहले 1,500 वाले अंदर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गुणांक बाकी 6,355 से ज़्यादा है और 6,355 से भी लगभग 1,500 से 2,000 अभ्यर्थी बचेंगे। तो ऐसे में गुणांक 68 से 68.5 तक जाएगी सेकेंड लिस्ट में, पहली लिस्ट में नहीं। और तीसरी लिस्ट वालों का क्या होगा, ये भी बात है। जो सामान्य अभ्यर्थी तीसरी लिस्ट में, तो दोस्तों उनका गुणांक 67.11 से तो कम होगा। और यही कारण है कि तीसरी लिस्ट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। सरकार के पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही है कि जिसके कारण वो सरकार तीसरी लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बचा सके। तो जाहिर सी बात है कि इनका गुणांक तो 67.11 से कम है। ऐसे में इनको बाहर जाना होगा। अब तीसरी लिस्ट बचाने के लिए सरकार के पास बस एक विकल्प है, और वो विकल्प है कि सरकार इनका समायोजन कर ले। अब ये समायोजन कितना कठिन है ये भी जान लीजिए कि मूल विज्ञप्ति में 69,000 पद थे। अब इसके बाहर जाके सरकार क्या नए पदों को सृजन करके इसमें जोड़ सकती है? ये अगला बहुत ही कठिन मुद्दा है सरकार के लिए, क्योंकि ये फिर मामला कोर्ट जाएगा अगर सरकार समायोजन करती है तो। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग को कितना फ़ायदा होगा। इस सूची में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होने वाला है नई सूची में, वो ओबीसी वर्ग को होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि इनको नुकसान हुआ था पहली मूल सूची में, बहुत नुकसान हुआ था। सरकार ने भी ये एडमिट किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, एमआरसी को लेकर के वो गलती हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों 34,589 तक जो भी ओबीसी जिनको गृह जनपद देने हेतु ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था, उसकी वजह से ये विसंगतियाँ आई।
अब जो यूआर में जाएगा, ऐसे 13,007 ओबीसी एमआरसी वाले हैं, लेकिन ये 13,007 को कोटे में नहीं रखा गया था। इसमें से 6,300 लोगों को उनके कोटे में शामिल करके गृह जनपद दिया गया था, बाकी को तो मिल गया था गृह जनपद यूआर से ही। ऐसे में अब यूआर की कट ऑफ तो 69.25 हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसे में तो ओबीसी की भी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसको भी जानेंगे कि अगर यूआर की कट ऑफ 69.25 होगी तो क्या जो ओबीसी 67.11 से 69.25 तक हैं वो क्या अपने कैटेगरी में फिर से आएंगे? ये एक दोस्तों केवल एक भ्रम है। आज हम इस पर अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है, मैं इसको क्यों भ्रम कह रहा हूँ। और पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि लगभग 7,000 तो सामान्य के अभ्यर्थी बाहर होंगे जो 34,589 के बाद है। तो 34,589 के बाद 12,486 ओबीसी चयनित हैं अपने कोटे में, जबकि आरक्षण के नियम के अनुसार 18,630 उनको होना चाहिए। ऐसे में 6,144 एमआरसी ओबीसी को गृह जनपद के लिए सरकार ने उनको उनकी कैटेगरी में डाल दिया था, वो 13,007 में से 6,144 को। ऐसे में 6,144 नए अभ्यर्थी अपने कोटे में आएंगे और वही जो सामान्य के अभ्यर्थी बाहर जाएंगे। ये तो फिक्स है, जो 52,614 से लेके 34,589 के बीच में है उसमें से सामान्य वाले बाहर जाएंगे और उनकी जगह 6,144, ये संख्या एकदम इसी के आसपास रहने वाली है। 6,144 से लेके 6200 या 6500 हो सकती है, इतने ओबीसी के अभ्यर्थी अंदर आएंगे, ये तो तय है। ऐसे में कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि 67 से लेके 69 तक जो चयनित ओबीसी हैं क्या वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे? तो दोस्तों आपको ऐसा लग तो सकता है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 34,589 तक जो ओबीसी हैं उनकी ही संख्या 13,007 है। ऐसा नहीं कि 52,614 तक ओबीसी को काउंट किया गया था, नहीं, केवल 34,589 तक जो ओबीसी 13,007 जो एमआरसी वाले हैं उनका गुणांक 69.25 है, तो इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में जो ओबीसी की कट ऑफ तो गिरेगी, क्योंकि 6,000 से लेके 6500 के बीच में पद भरे जाएंगे, जो कि पहले 66.7 थी, अब वो गिर के 64 से 65 के बीच में रहेगी। दोस्तों मैं ये भी मानता हूँ कि 64 से 0.5 तक भी कम हो सकती है, लेकिन हाँ 64 से 65 के बीच में रहने का अनुमान है। अब तीसरी सूची वाले ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो दोस्तों तीसरी सूची में लगभग 2,000 ओबीसी सेलेक्ट हुए हैं 6,996 सूची में। ऐसे में अभी तो लगभग 6,000 से 6500 पद ही खाली हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी उसमें आराम से समाहित हो जाएंगे। तो तीसरी सूची में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो पहली मूल सूची थी, जो चौथी सूची यानी 67,867 का चयन हुआ था, उसमें 7,000 पद दोस्तों खाली रह गए थे। लगभग उसमें भी 1,800 से 1,900 नए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे, अगर छोड़ दें चारों सूची में नहीं है। तो भी ऐसे में ओबीसी वर्ग का गुणांक ओबीसी वर्ग के 4,000 से 45-0.5 हो सकता है, यानी 63.5 तक भी जा सकता है। तो जाहिर सी बात है 1,800 नए अभ्यर्थी तो आएंगे चौथी लिस्ट से, और 2,000 वर्ग का क्या पहली लिस्ट से ओबीसी अंदर। दोस्तों आप जानते हैं कि 34,589 में जितने भी मेरिटोरियस हैं एससी वर्ग के, उनकी संख्या है 1753, यानी ये लोग सामान्य में चयनित हुए हैं। अब 34,589 के बाद जो इनके कुल पद हैं वो है 14,459, जबकि सिलेक्शन तो 13,419 पे हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 1,000 पद का कम चयन हुआ है, 1,000 पदों पर कम चयन हुआ है। ऐसे में थर्ड लिस्ट से वे सभी के सभी अभ्यर्थी जो थर्ड लिस्ट में एससी वर्ग से चयनित हैं, उनकी संख्या 500 से 700 के आसपास है, उन सबको इसमें जगह मिल जाएगी। पर अभी भी 500 सीटें तो खाली रहेंगी मूल सूची में ही। तो जो 500 सीटें अभी और खाली होंगी, तो जो चौथी सूची आई थी, आप जानते होंगे ना, तीसरी लिस्ट 6,996 की, और चौथी लिस्ट जो आई थी वो थी 6800 सीटों पर। तो चौथी लिस्ट से लगभग 600 एससी के अभ्यर्थी जो उसमें हैं, 600 के आसपास वो संख्या है, वो सभी के सभी अंदर आ जाएंगे। ऐसे में एससी वर्ग की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो 58 से 59 तक जा सकती है। जाहिर सी बात है कि कुछ एसटी सीटों का एससी में समायोजन किया गया था, पर अब अगर एक नंबर बढ़ने से जितने भी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे 90 नंबर पा करके, वो अपनी सीट पर चले जाएंगे, तो वो जो सीट का समायोजन किया गया था वो थोड़ा सा कम होगा। अब लोग बात कर रहे हैं कि बॉर्डर लाइन का प्रभाव। बॉर्डर लाइन में दोस्तों 1,100 लोगों को याची लाभ दिया गया था और नए केस लेने से मना कर दिया गया। ऐसे में कुछ शिक्षा मित्र होंगे जो यूआर की सीट पर आके उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 100 से 200 हो सकती है। वहीं ओबीसी वर्ग में अगर किसी का एक नंबर बढ़े, तो एक नंबर बढ़ने से दोस्तों उसका जो गुणांक होगा टेट का, वो होगा 36। अब उसको अकादमिक अगर 28 से कम है तो वो ओबीसी वर्ग में भी चयनित नहीं हो पाएगा। हाँ 28 से ज़्यादा है
तो वो ओबीसी वर्ग की जो ओबीसी वर्ग की सीट है उस पर वो आ सकता है, चूँकि आपको पता होगा कि चौथी सूची के बाद भी 17-1800 पद ओबीसी वर्ग के खाली रहेंगे, जो पहली मूल सूची होगी उसमें। तो इनका भी सिलेक्शन होने की संभावनाएं है। हाँ, अगर 28 से ज़्यादा हो कट ऑफ उनका गुणांक, तो वो चांस है कि वो और अच्छे से और पहले भी आ सकते हैं, मूल सूची में ही समाहित हो सकते हैं। पर ऐसी संख्या 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मान के चलिए कि पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट में लगभग सभी अभ्यर्थियों का एससी वर्ग का चयन हो जाएगा। ओबीसी वर्ग में भी 3 लिस्ट तक पूरा कंप्लीट चयन होगा। अब बात करते हैं कि ये कितने बड़े बदलाव होंगे। तो दोस्तों ये बहुत माइनर सा बदलाव है, क्योंकि 69 सीटों के सापेक्ष 300 से 400 सीटों पर ये जो परिवर्तन देखने को, 500 सीटों तक मान लीजिए, जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है जिससे आप दबाव में आए कि नहीं ये बहुत बड़ा 1 नंबर का मुद्दा है। और वहीं कोर्ट ने मना कर दिया कि अब नए केस ऐसे नहीं लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब किसी और को याची लाभ मिलने वाला नहीं है। अब 1 नंबर बढ़ने से जो एसटी कोटे में होगा उसका तो चयन पक्का है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।